नमस्कार, मैं कमल कौशिक, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। एक मिनट पूर्व रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम इस खास कार्यक्रम में आपको खबर रफ्तार से विस्तार से तो दिखाएंगे, लेकिन वो खबरें होंगी जो दिन भर सुर्खियों में रही हैं। तो चलिए शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर लेते हैं। पीएम मोदी 3 दिन के यूरोप के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत आज डेनमार्क में होंगे। प्रधानमंत्री डेनमार्क के पीएम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम फ्रांस जाएंगे। वहीं अपने बर्लिन दौरे के दौरान पीएम मोदी ने बर्लिन में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। 3 दशकों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण को एक बटन दबा करके खत्म कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में बड़ी संख्या में लोगों के खाते में सीधे लाभ पहुंचा है, बिना किसी बिचौलिए के। कोई कट मनी नहीं। अब किसी प्रधानमंत्री को नहीं कहना पड़ेगा कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे घिस लेता था। तो यूरोप के दौरे के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर खूब तंज भी कसे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ताजा जानकारी यह है कि कभी भी इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है और यही खबर सामने आ रही है कि पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी के एक मामले में इमरान खान समेत 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ ईश निंदा का केस दर्ज किया गया है। सऊदी अरब की यात्रा के दौरान मस्जिद नबवी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई धक्का मुक्की और नारेबाजी के मामले में इमरान के साथ ही अन्य 150 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। इनमें इमरान सरकार के मंत्री रहे कुछ सदस्य भी शामिल हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को इस काम के लिए माफ नहीं किया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है। पिछले गुरुवार को शहबाज और उनके साथ नए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य जैसे ही मदीना में हजरत की मस्जिद पहुंचे, इमरान समर्थक माने जा रहे कुछ तीर्थयात्रियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और उन्हें चोर गद्दार कहने लगे। मदीना पुलिस ने 5 पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने शनिवार की रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान, उनके सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी, शेख राशिद, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार शहबाज गुल, नेशनल असेंबली के पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और लंदन में इमरान के करीबी सहयोगी अनिल मुसरत और साहिबजादा जहांगीर समेत 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पहले सत्ता से बेदखल कर दिया गया, उसके बाद मामले दर्ज हुए और अब गिरफ्तारी की तलवार इमरान खान पर लटक रही है। क्या होगा देखने वाली बात है, क्योंकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में चुनाव भी होने वाले हैं। अब बात करेंगे भारत की ही। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी फरीदाबाद के सेक्टर 13 स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के R&D सेंटर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। फरीदाबाद के सेक्टर 13 स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे, जहां उन्होंने इंजन में ईंधन किस तरह बचाया जाए, इस तरह के मुद्दों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान गडकरी ने कहा, यहां आकर मैं प्रभावित हुआ हूं और आत्मनिर्भर भारत बनाने के क्षेत्र में पेट्रोलियम के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। अलग अलग प्रकार का जो रिसर्च हुआ है वो भविष्य में काफी उपयोगी है। गडकरी ने अधिकारियों के साथ इंजन में ईंधन किस तरह से बचाया जाए इसे लेकर भी चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फरीदाबाद में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य में हमें पेट्रोलियम की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बनना बहुत ही आवश्यक है। अलग अलग प्रकार का जो रिसर्च हुआ है वो भविष्य में बहुत उपयोगी है। विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड में जो काम हुआ है उससे निश्चित रूप में देश को पोल्यूशन से राहत मिल सकती है। नितिन गडकरी अपने विजन के लिए जाने जाते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये उनकी पॉलिसी में शुमार है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में पेट्रोल डीजल पर कम निर्भरता हो, इसको लेकर भी कोशिशें लगातार जारी है। अब आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने हरियाणा सरकार पर एक बार फिर से बड़ा निशाना साधा। दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश के युवा बेरोजगारी और सरकारी शह पर नौकरियों में भ्रष्टाचार की दोहरी मार झेल रही है। हरियाणा में बेरोजगारी दर 34.5% पर पहुँच चुकी है, जो देश की बेरोजगारी से 4 गुना है। हरियाणा के नौजवानों के भविष्य पर ग्रहण लगा दिया है और हरियाणा के युवाओं की उम्मीद को बुलडोजर के नीचे रौंद दिया है। ये सत्ता का बुलडोजर तो है ही, ये भ्रष्टाचार का बुलडोजर भी है। सुरजेवाला ने कहा कि ये बेहद ही शर्मनाक है कि रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और बेरोजगारी के बीच सरकार की शह पर ही पेपर लीक माफिया फल फूल रही हैं। आजकल उद्योगों से बिजली गायब है। हरियाणा में बीते 2 महीने में ही लगभग 5 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बिजली किल्लत के कारण प्रदेश में रोजगार ठप पड़े हुए हैं, जिस कारण भी लोगों की नौकरियां जा रही हैं। कांग्रेस सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमलावर है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही था। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की राजनीति की बात कर रहे थे। भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस को कोई और नहीं, उसी के नेता खत्म करेंगे और साथ ही आम आदमी पार्टी का अभी जन्म भी नहीं हुआ है, ये भी बात कहते नजर आए। कोरोना काल के बाद हरियाणा में हर पार्टी की सक्रियता से राजनीतिक पारा गर्मी से भी ज्यादा हाई है। भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक विरोधियों पर भी वार किया। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि आप थोथा चना बाजे घड़ा वाली कहावत जैसी पार्टी है, जिसका धरातल पर अभी जन्म भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आपका ना कोई वोटर है, ना कोई सपोर्टर है और ना ही कोई चर्चा। हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा कि जनता सरकार की नीतियों से खुश है। हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर खुद के ही नेताओं की नाराजगी और सलाह पर जेपी दलाल ने चुटकी दी और कहा कि कांग्रेस को खत्म करने की जनता या किसी पार्टी को जरूरत नहीं, कांग्रेस को उसके नेता खुद ही खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी सरकार से खुश है और इस बार भी पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल को समर्थन देगी। पिछले काफी दिनों से देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। कब रुकेगा, कहा नहीं जा सकता, यही राजनीति है। हरियाणा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अब बात करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पृथला में एक धार्मिक आयोजन में शिरकत की और सभी को परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं भी दी हैं। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पृथला विधानसभा के पनेरा खुर्द गांव में पहुंचे और एक धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। साथ ही भंडारे में भी शिरकत की और मंदिर में माथा टेका और बाबा का आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फरीदाबाद जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे पर मोहना केजीबी के साथ बड़ा उतार चढ़ाव जंक्शन बनाया जाएगा। इससे फरीदाबाद के ग्रामीण क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और गाँव के लोग भी इस एक्सप्रेसवे का प्रयोग कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पूरे देश में साधु संतों और 8 मान के संत समाज का अभिनंदन करते हुए सभी को परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी। पृथला विधानसभा क्षेत्र के पनेड़ा खुर्द गांव में हो रहे इस कार्यक्रम को कुंभ के मेले जैसी अनुभूति बताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह देश तप और तपस्वियों की कृपा से लगातार उन्नति की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के साधु संतों ने इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक ट्वीट भी किया था। भगवान परशुराम को लेकर कहा था कि वो न्याय के पक्षधर थे। आगे बढ़ते हैं, पंचकुला में भी भगवान परशुराम की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा स्पीकर के साथ पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल और पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी मौजूद रहे। पंचकुला में भगवान परशुराम जी की जयंती के पावन अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मुख्य तौर पर पहुंचे। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भगवान श्री परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी और साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जितने भी हमारे महापुरुष और मार्गदर्शक हुए हैं, उनकी जन्मतिथि और उत्सव हम सबको मिलकर मनानी चाहिए। उन सब जो हमारे महापुरुष हुए,
जो हमारे मार्गदर्शक हुए, उन सब की जन्म तिथि, उनके जो उत्सव हैं, हम सबको मिलकर के मनाने चाहिए। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर के साथ पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल और पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। तारा ठाकुर, पंचकुला, खबरें अभी तक। भगवान परशुराम की जयंती पर देश भर में कई जगह कार्यक्रम आयोजित हुए थे। उसी कड़ी में पंचकुला में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक और कार्यक्रम की जो भगवान परशुराम जयंती के मौके पर आयोजित हुआ। फतेहाबाद की हम बात करने जा रहे हैं। ब्राह्मण सभा धर्मशाला में भी एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद सुनीता दुग्गल पहुंची थी और कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातें रखी। पूरे देश में परशुराम जयंती के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं सियासी हस्तियों का कार्यक्रमों में शामिल होना भी लगातार देखने को मिला। फतेहाबाद के ब्राह्मण सभा धर्मशाला में भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल और राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने शिरकत की। वहीं महंगाई के मामले पर सुनीता दुग्गल ने कहा कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई की वजह से महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए सरकार जो है बहुत ज्यादा इस बात को लेकर चिंताग्रस्त है। माननीय गृह मंत्री जी ने एक जो है उच्च स्तरीय जो है वो मीटिंग करी है, जिसके अंदर इस बात को देखा गया है कि जो बिजली की कमी है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। वहीं बिजली के मामले पर उन्होंने कहा कि सरकार बिजली संकट को लेकर चिंतित है। देश के गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की है और इस संकट पर चर्चा की है। जल्द ही बिजली संकट दूर हो जाएगा। आज तक भी जो है हम रशिया और यूक्रेन के युद्ध से जूझ रहे हैं और वहाँ से बहुत सा, जैसे हम पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, वो सब वहाँ से आता था, तो उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही डॉक्टरों और शिक्षकों की भर्ती का भी आश्वासन सांसद की तरफ से दिया गया। इस समय कई ज्वलंत मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय राजनीतिक गलियारों में भी है और सुनीता दुग्गल ने उन्हीं मुद्दों को लेकर स्पष्ट रूप से सवालों के जवाब भी दिए। आगे बढ़ेंगे। बात उन वारदातों की जो हरियाणा में लगातार घटित हो रही है और एक डर का माहौल पैदा हो गया है। करनाल में एक पेट्रोल पंप के सेल्समैन पर पिस्तौल तान दी गई। 20,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात का एक सीसीटीवी भी सामने आया। करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पहले एक व्यक्ति से बाइक और मोबाइल छीनी, फिर 2 घंटे बाद जीटी रोड स्थित गांव ऊंचा सामना के पास एक पेट्रोल पंप के सेल्समैन पर पिस्तौल तान दी और 20,000 रुपए लूट लिए। इस दौरान तीनों बदमाशों ने चेहरे नहीं ढके थे। 3 बदमाश करीब 9:30 बजे दुर्गा फिलिंग स्टेशन पर पहुंचे और मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने लगे। पेट्रोल पंप के मालिक ऊंचा सामना निवासी प्रवीण कुमार ने बताया कि बदमाशों ने पहले पेट्रोल भरवाया और 2 बदमाश बाथरूम पूछकर उसकी ओर चल पड़े। उस समय सदरपुर निवासी विनोद और शीशपाल ड्यूटी पर थे। बदमाशों ने सेल्समैन पर पिस्तौल तान दी और रुपयों की मांग की। तीनों बदमाश रुपए लेकर फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने बाद में अन्य कर्मचारियों ने इसकी सूचना पेट्रोल पंप मालिक को दी। सूचना मिलते ही पेट्रोल पंप मालिक ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचवाया। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में ले लिया है। देखना यह है कि कब तक ये बदमाश पुलिस गिरफ्त में होंगे। हिमांशु नारंग, करनाल, खबरें अभी तक। सीसीटीवी वारदात का एक बड़ा सबूत भी होता है। बदमाशों को भी मालूम है कि वो कैद सीसीटीवी में हो रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके हौसले देखिए आप कितने बुलंदियों पर है। पुलिस को विचार करना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ यहीं की नहीं है, बात तो कैथल की भी है। कलायत में कुछ बदमाशों ने शोरूम संचालक पर ही गोलियां चला दी और जब शोरूम संचालक की तरफ से आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायर किए गए तो उसके बाद क्या हुआ 1 मिनट में देखिए। कैथल की कलायत में माहौल दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। हत्या, लूटपाट और फिरौती की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और पुलिस बदमाशों के सामने बेबस नजर आ रही है। एक बार फिर बदमाशों ने कलायत के कपड़े के शोरूम में फायरिंग की। शोरूम संचालक इस फायरिंग में बाल बच गया। हालांकि गनीमत ये रही कि शोरूम संचालक ने जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद बदमाश फरार हो गए। फायरिंग की सूचना हमारे पास आई थी। एसएचओ कलायत भी, सीआईए 1-2 भी, मैं भी, डिप्टी हेडक्वार्टर भी, एसपी साहब ने पूरी टीम यहाँ 4 टीम में लगा दी है और हम इसको जल्दी से ट्रेस कर लेंगे। 2 बंदे आए हैं मोटरसाइकिल पे, वो फायरिंग करके निकल गए और इसने शेखर ने बहुत बहादुरी का काम किया। इसने उनके ऊपर भी फायरिंग करी है, तो फिर वो अपनी जान की रक्षा करते हुए भाग के निकल गए और हम इसको जल्दी ट्रेस कर लेंगे। गोलियों का लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक ये मामला फिरौती से जुड़ा है। सूत्रों के मुताबिक बदमाशों ने एक शोरूम से पहले फिरौती की मांग की थी और ना देने की सूरत पर उस पर हमला किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
वीरेंद्रपुरी, कैथल, खबरें अभी तक। दुकानदार और साथ ही स्थानीय निवासी भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, लेकिन पुलिस को कोई तो ऐसा कदम इन बदमाशों के खिलाफ उठाना होगा ताकि आम आदमी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय, जल्द लौटेंगे और ब्रेक के बाद भी रफ्तार से और विस्तार से खबरें जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट इस कार्यक्रम में आप खबर विस्तार से रफ्तार से देख रहे हैं। करनाल के निसिंग की बात करेंगे, जहां पर एक बार फिर से एक ऐसी वारदात घटी है जिससे सबक लेने की सबको जरूरत है। दरअसल युवक को अमेरिका में भेजने का विश्वास देकर जंगलों में भेज दिया गया और युवक के परिजनों ने जिला सचिवालय में पहुंचकर एसपी को शिकायत की। करनाल के निसिंग के एक युवक के साथ अमेरिका भेजने के नाम पर फ्रॉड का मामला सामने आया। युवक के परिजनों ने पुलिस को मामले में जानकारी दी। तस्वीरों में आप युवक जशनप्रीत की मां को देख सकती हैं, जो अपने बेटे की फिक्र में है। आंखों के आंसुओं से आप जान सकते हैं कि मां कितनी मुश्किल में है। बताया गया कि 31 मार्च को अंतिम बार जशनदीप से बात हुई थी। उसके बाद की किसी भी घटना की जानकारी नहीं मिली। वहाँ से दूसरे किसी बच्चे ने अपने परिवार को मेरे बेटे के बारे में बताया। ये जशनदीप की मां की ओर से बताया गया, जहाँ से पूरी घटना की जानकारी मिली। परिजनों ने बताया कि एजेंट के साथ 45 लाख में बात शुरू हुई थी, 43 लाख में बात तय हुई। बच्चे को सीधा अमेरिका भेजने की बात हुई थी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ये भी दावा किया गया। लेकिन अब पता चला कि जशनदीप के साथ मारपीट हुई, धमकाया गया और सीधे अमेरिका ले जाने की बजाय जंगल के रास्ते ले जाया गया। अब परिजनों ने पुलिस को मामले में शिकायत दी है, इंसाफ की मांग की है। साथ ही पुलिस का भी दावा कि एसपी की ओर से भी भरोसा दिया गया है कि जल्द ही दोषियों को पकड़ा जाएगा, इंसाफ दिलाया जाएगा। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि परिजन बहुत चिंतित है अपने बेटे को लेकर। अब बात करेंगे फतेहाबाद की। फतेहाबाद में गर्भवती महिला के साथ पिटाई का मामला सामने आया है, लेकिन इस मामले में पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फतेहाबाद के डांगरा गांव में एक गर्भवती महिला के साथ पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला ने पानी की मोटर चलाई थी, जिस पर उसके पति ने रोका और फिर पति और देवर ने मिलकर गर्भवती महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। एक देवर एक आदमी और लोग सांस कड़िया करना और इसको पीट रही थी। ये देखो मेरे हस्बैंड के भी चोट आई है, देखो मेरे भी चोट आई है। पानी की मोटर को लेकर हाँ, पानी मोटर के लिए होया था। अभी पानी नहीं चल रही थी, बारी बारी मोटर लगा रही थी। तो यहाँ का इसका देवर बोला कि तेरा बाप का करता नहीं है आईडी मोटर कोई। तो महिला गर्भवती भी है क्या? हाँ, प्रेग्नेंट है 5 महीनों की। तो पुलिस में क्या कंप्लेंट दी आपने? पुलिस में हम तो आगे मेडिकल कर दिया, वहाँ कर दिया। अभी तक कोई ना पुलिस ना कोई बयान कुछ नहीं आई अभी तक। पीड़ित महिला ने टोना थाने में तैनात एएसआई पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला को 2 दिन से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई किए जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई। जसपाल सिंह, फतेहाबाद, खबरें अभी तक।
तो पुलिस के मुलाजिमों पर जरूर आप लोगों के आरोप लगे हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। क्या वाकई में ये आरोप सही है या गलत है, ये जांच के बाद ही मालूम हो सकता है। बहादुरगढ़ की बात करेंगे। बहादुरगढ़ में सैकड़ों युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट किया और महंगाई, बिजली, पानी और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर नारेबाजी की। प्रदेश भर में बिजली के लंबे कटों से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। मंगलवार को बहादुरगढ़ में कांग्रेस नेता अरुण खत्री की अगुवाई में सैकड़ों युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। महंगाई, बिजली, पानी और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेता अरुण खत्री की अगुवाई में लाइन पार्क क्षेत्र में इंदिरा पार्क में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। वहां से पैदल चलते हुए रेलवे फाटक क्रॉस कर मॉल, गोदाम रोड, रेलवे रोड होते हुए दिल्ली रोड पर प्रदर्शन खत्म हुआ। ऐसा है सर कि महंगाई और बेरोजगारी आज अपने चरम पर है, शीर्ष पर है और बिजली के घोषित कट लगातार बहादुर क्षेत्र में ही नहीं पूरे प्रदेश हरियाणा में लगाए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। इस मौके पर कांग्रेस नेता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के साथ है, जनता के हर सुख दुख में साथ खड़ी है। जनता को कोई दुख तकलीफ होगी तो वो सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर भी सरकार की नींव उखाड़ने का काम किया जाएगा। युवाओं ने तो इस तरह का प्रोटेस्ट निकाला था, लेकिन साथ ही राजनीतिक समर्थन भी विपक्ष का मिल चुका था। मुद्दे तो हैं, मुद्दों का सोल्यूशन क्या होगा देखने वाली बात है। रोहतक की बात करेंगे। रोहतक में बौहर गांव में देर रात झुग्गियों में आग लगने का मामला सामने आया है। आग से झुग्गियों में रखे सिलेंडर बम की तरह फटने लगे थे और झुग्गियों में रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हरियाणा के रोहतक में बोहर गांव के स्टेडियम के तहत सोमवार रात करीब 10 बजे झुग्गियों में आग लग गई। आग से झुग्गियों में रखे सिलेंडर बम की तरह फटने लगे। झुग्गियों में रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बोहर से दर्जनों ग्रामीण आग की लपटें और धमाकों की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे। रात 12 बजे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ग्रामीण जयवीर ने बताया कि पिछले 5 साल से 1 एकड़ में 50 से ज्यादा झुग्गी बसी हुई है, जहां 150 से ज्यादा महिला, पुरुष और बच्चे रहते हैं। ज्यादातर लोग कबाड़ एकत्रित करने का कार्य करते हैं। रात को करीब 10 बजे अचानक एक झुग्गी में आग लग गई, जो तेजी से फैलती गई। देखते ही देखते सभी झुग्गियां और आसपास पड़ा कबाड़ जलने लगा। इतनी वो कोने वाली झुग्गी जो वहाँ से आग लगनी शुरू हुई। लपटें शुरू की, ऊपर हवा तेज थी। झुग्गियों के अंदर रखे गैस सिलेंडर भी फटने लगे। बोहर तक के 4 से 5 धमाकों की आवाज सुनाई दी। मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ी सेक्टर 5 और 2 गाड़ी सोनीपत स्टैंड स्थित फायर स्टेशन से पहुंची, लेकिन इसके बावजूद आग नहीं बुझ सकी। फिलहाल अपडेट ये कि आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ। ऐसे में कितना नुकसान हुआ है इसका आंकलन करना भी बाकी है। करनाल में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट से बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक परेशान दिखाई दिए। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अब इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी है क्या, आइए जानते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। गर्मी बढ़ने से परेशानी भी बढ़ने लगी है। दूसरी ओर करनाल में बिजली संकट से परेशानी अधिक हो गई है। गर्मी के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। गर्मी के चलते बाजार वीरान हो गए। दुकानों पर ग्राहकों की संख्या कम हो रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। भीषण गर्मी में घरों से बाहर ना निकले, अति जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। आम लोगों का कहना है कि गर्मी बढ़ने से रोजमर्रा के काम करने भी मुश्किल हो गए हैं। मौसम विभाग की माने तो तय समय से पहले भीषण गर्मी की मुख्य वजह जलवायु परिवर्तन है, जिससे बड़ा संकट पैदा हो गया है। बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी मई स्टार्ट हुई, आगे जून जुलाई से तो डर लगने लग गया है कि क्या होगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत है मार्केट, जो लोग मार्केटिंग करते हैं, चाहे वो लड़कियां हैं लड़के हैं, रोज़गार छिनना शुरू हो गया है, क्योंकि मार्केट करने निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। और पीछे देखा है कि डायरिया शुरू हो गया, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी तो जारी कर दी है, गर्मी से बचे और स्वस्थ रहे, यही एक तरीका है स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी को गंभीरता से लेने का। उसके बाद ही आप बीमारियों से भी बच सकते हैं। अब बात करेंगे यमुनानगर की। यमुना नदी से सटे इलाके में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड की है। रेड के दौरान माइनिंग विभाग की भी टीम साथ में थी और मौके से एक मशीन को कब्जे में लिया गया है। कैसे हुई ये कार्रवाई देखिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट में।
अवैध खनन का काम करने वाला माफिया यमुना नदी का सीना छलनी कर रहा है और इस बात की गवाह बनी है ड्रोन से ली गई तस्वीरें। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ नजर आता है कि कहां खनन माफिया यमुना नदी का सीना छलनी कर रहा है। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग टीम ने माइनिंग विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर नदी के कई घाटों में माइनिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन जगह जगह इनके पहुंचने से पहले ही बड़ी बड़ी मशीनें जो कि रेत निकालने के लिए रखी गई थी उन्हें छोड़कर ड्राइवर फरार हो गए। पर जब टीम ने एक पोकलेन को पकड़ा तो उसका चालक भी फरार हो गया। जारमपुर जागीर घाट के आसपास के क्षेत्र का मौका निरीक्षण किया और मौके पे हमें अवैध खनन से संबंधित एक पोकलेन मशीन पाई गई जिसको हमने थाना बुढ़िया में सीज किया है और जो अवैध खनन पे है उस पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही टीम ने मशीन को मौके पर कब्जे में ले लिया है, लेकिन हैरानी तब हुई जब जगह जगह पोकलेन और जेसीबी मशीनें तो खड़ी नजर आई, लेकिन उन्हें कब्जे में नहीं लिया गया। अब फिलहाल सीएम फ्लाइंग ने थाना बुढ़िया में शिकायत दर्ज करवा दी है, लेकिन इस पर कार्रवाई कब अमल में लाई जाएगी ये देखना होगा। तो खनन माफियाओं के खिलाफ ये अपने आप में एक बड़ा एक्शन तो है, लेकिन इस तरह की अगर कार्रवाई आगे भी जारी रहती है तब जाकर इन खनन माफियाओं में कुछ तो डर जरूर रहेगा। 1 मिनट पर रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।